Hello students, today we will be discussing about pearl culture. पर्ल बेटा मोती होते हैं। जो आप समुद्र किनारे कभी गए हो गोवा मुंबई तो आपको दिखेगा कि ना कुछ इस तरीके की शेल के अंदर आप खोलते हो ना तो उसके अंदर मोती मिलते हैं, राइट। तो जो ये पर्ल्स होते हैं ये वही मोती होते हैं। हमारी सिविलाइजेशन ने इसकी डिस्कवरी बहुत ही साल पहले कर ली थी। आप देखते हो ना राजा महारानियों के गले में हार होते हैं, वो मोतियों के हार होते हैं। इसको हमने एज अ ऑर्नामेंट बहुत ही साल पहले चूज़ कर लिया था। कारण क्या है कि इसकी इतनी अच्छी शाइन है, इसकी इतनी अच्छी शेप है, तो ये ऑल मतलब अट्रैक्टिव लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो इट इज़ नॉट न्यू टू अस, इट इज़ डिस्कवर थाउजेंड ईयर्स अगो, ठीक है। तो ये मोती एक्चुअली होते क्या है और ये मोती बनते कैसे हैं, सबसे पहले हम वो देखेंगे। ये मोती एक्चुअली बेटा कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट ना दो फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, आर्गेनाइट या कैल्साइट। जब ये आर्गेनाइट या कैल्साइट एक प्रोटीन के साथ, प्रोटीन नेम्ड एज कोल्क्योल, इसके साथ कंबाइन हो जाता है, इट लीड्स टू द पर्ल फॉर्मेशन, ठीक है। ये एक लौता ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसको फर्दर प्रोसेसिंग की नीड नहीं होती। आप समुद्र किनारे जाओ, आपको कोई भी ऐसे क्लोज शेल का ऑर्गेनिज्म मिले, आप उसको खोलो और लकीली अगर आपको उसके अंदर पर्ल मिल जाए ना, आप उसको सिंपल कलेक्ट करके उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसको आपको फैक्ट्री में लेके जाकर उसको प्रोसेस करने की नीड नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डायमंड अगर आपको मिलता है तो डायमंड को आपको कटिंग करवानी पड़ती है। अगर आपको गोल्ड मिलता है, गोल्ड को आपको फर्दर प्रोसेस करके उसको ज्वेलरी की फॉर्म में कन्वर्ट कराना पड़ता है। लेकिन पर्ल्स के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। दे आर रेडीमेड बाय द नेचर, कि आप नेचर ने हमें उसको गिफ्ट के फॉर्म में दिया हुआ है कि जाओ बेटा इसको यूज़ करो, राइट। तो ये एक ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसको आपको प्रोसेसिंग की नीड नहीं होता, ये ऑलरेडी इतना ब्यूटीफुल स्टार्टिंग से ही होता है, ठीक है। अब हम पर्ल्स इतनी तारीफ कर रहे हैं तो ये पर्ल्स बनते कैसे हैं बेटा? ये एक फाइलम से बनते हैं जिसका नाम है मोलस्क, ठीक है। मोलस्का से बनते हैं। अब मोलस्का आपके बेटा फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, मैराइन वाटर में भी। अब कौन कौन सी ऐसे स्पीशीज़ हैं विच आर नॉन फॉर पर्ल फॉर्मेशन, कि हमें पता है अरे यार हम समुद्र किनारे घूमने गए थे, हमें ये स्पीशीज़ मिल गई तो वी आर लकी इनफ कि हमें उसके अंदर से मोती मिल जाएगा, ठीक है। तो उसकी कुछ स्पीशीज़ है, आपको वो याद करनी पड़ेगी बेटा। जैसे मैराइन पर्ल की अगर हम बात करें तो पर्ल ऑयस्टर्स में पिंकटाटा फ्यूकेटा एंड पिंकटाटा मार्गेटिफेरा, ठीक है। मार्गेरिटा पिज़्ज़ा खाते हो ना, उससे इसको याद कर लो, मार्गेटिफेरा। ये दो स्पीशीज़ है पर्ल ऑयस्टर्स की जो कि पर्ल्स बनाती हैं। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है विंडो पेन ऑयस्टर्स की अगर हम बात करें तो प्लेसेंटा, ठीक है बेटा। इससे जो पर्ल्स बनते हैं ना उनकी मेडिसिनल वैल्यू भी होती है। अब तक हम सिर्फ ऑर्नामेंटल यानी ज्वेलरी की बात कर रहे थे ना, उसके अलावा एक और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बढ़ गई कि इसकी यहाँ मेडिसिनल वैल्यू भी होती है। नेक्स्ट है बेटा एग्जाम्पल सी म्यूसल्स में अगर हम एग्जाम्पल लें, मिस्टिलस एड्यूलिस और पिंकटाटा इंडिका, ये दोनों भी पर्ल्स अच्छी क्वालिटी के बनाते हैं। नेक्स्ट है गैस्ट्रोपोडा के अंदर एग्जाम्पल है हेलियोटिस से भी जो पर्ल्स बनते हैं दे आर ऑफ गुड क्वालिटी। ये थे बेटा कुछ एग्जांपल्स मेराइन पर्ल्स के। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे फ्रेश वाटर पर्ल, फ्रेश वाटर के अंदर जो मोलस्क मिलते हैं उनसे बने हुए पर्ल्स की। इसके अंदर बेटा जो आपका फर्स्ट एग्जांपल है इट इज़ हाइड्रोपिस शिग्लिया, ठीक है बेटा। ये तो थी कुछ स्पीशीज़ जो कि नेचुरली हमें पर्ल्स बनाती हैं, लेकिन आपको पता है पर्ल जो ज्वेलरी की इंडस्ट्री है इसके अंदर इतनी डिमांड है कि नेचुरली आपको जो पर्ल्स कलेक्शन है इट इज़ अ चांस फैक्टर, उससे आपकी नीड कंप्लीट नहीं हो सकती। तो इंडस्ट्री की नीड कंप्लीट करने के लिए हमने ना इसको आर्टिफिशियली कल्चर करना स्टार्ट किया कि हम क्या करेंगे, हम ऑयस्टर्स को पकड़ेंगे, उसके अंदर मोती बनवाएंगे आर्टिफिशियली और उसको निकाल के हम बेच देंगे, ठीक है। तो हम ह्यूमंस तो हर चीज़ में मैनिपुलेशन करने में रेडी रहता है, तो इस चीज़ को भी वो मैनिपुलेट करेगा। अब हम आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका यही है कि जो आर्टिफिशियल पर्ल कल्चर है वो इंडिया में कैसे होता है। तो इसके बेटा 9 स्टेप्स हैं, ठीक है। इसको हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें 3 चीज़ें चाहिए बेटा इसके अंदर। एक तो चाहिए कि ऑयस्टर्स जिसके अंदर ये पूरी प्रोसेस हो गई। एक हमें चाहिए न्यूक्लियस
जिसके अराउंड पर्ल बनने स्टार्ट होंगे, और एक होगा टिश्यू जो कि वो पर्ल को बनाएगा। तो हम इसको 3 स्टेप प्रोसेस में करेंगे। सबसे पहले अगर हम करें ऑयस्टर्स को कलेक्ट करना है तो सिंपल क्या है, जो डाइवर्स होंगे वो समुद्र के अंदर जाएंगे, जो स्पीशीज़ हमें चाहिए वो उसको पकड़ कर लाएंगे और हम उसको आकर जाल के अंदर डाल देंगे। जो जाल होगा उसके डायमेंशंस फिक्स होनी चाहिए कि 84 सेंटीमीटर लेंथ, 54 सेंटीमीटर विड्थ और 20 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस होगी, ठीक है। और उसके अंदर जो जाल होगा बेटा उसकी 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर की जालियाँ होनी चाहिए, इतनी ही विड्थ होती है इसकी, ठीक है। तो हमने ऑयस्टर्स को पकड़ा। अब उन ऑयस्टर्स को हमें आर्टिफिशियल कंडीशन में रेडी करने के लिए तैयार करना है। उस स्टेप को करते हैं हम एक्लिमेटाइजेशन। एक्लिमेटाइजेशन का मतलब होता है बेटा धीरे धीरे किसी चीज़ को चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कराना, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल कोट करती हूँ। जब हम प्लेन्स के लोग जैसे हरियाणा, दिल्ली, यूपी के लोग माउंटेन्स में जाते हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली हार्श माउंटेन्स में जैसे लेह लद्दाख, तो हमें ऐसा एडवाइस किया जाता है कि आप एक दिन जाकर रेस्ट करो सो दैट आपकी बॉडी वहाँ के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, वहाँ की कंडीशंस के अकॉर्डिंग एडप्ट कर जाए धीरे धीरे, ठीक है, और आपके लंग्स एकदम एग्जॉस्ट ना हो जाए क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन कम है। तो उस प्रोसेस को जो एक दिन आप 24 घंटे अपनी बॉडी को वहाँ एडजस्ट होने के लिए देते हो उसको बोलते हैं एक्लिमेटाइज होना। ऐसे ही हमने जो ऑयस्टर्स पकड़े थे समुद्र से, हम उसको आर्टिफिशियल कंडीशन में लेके जाने वाले हैं, इसीलिए हम उसको एक दिन एक्लिमेटाइज करते हैं। हमें बेटा एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो एडल्ट्स है ना, एडल्ट से ज़्यादा आसान है स्पैट्स को यानी उनके यंग वंस को रियर करना, उनसे पर्ल की फॉर्मेशन कराना, ठीक है। तो हम ना सिर्फ उन्हीं ऑयस्टर्स को सेलेक्ट करते हैं जो कि इतने हेल्दी हों और मतलब कि उसके अंदर अगर हम आगे इलेक्ट्रिक शॉक दें या फिर कोई भी चीज़ दें तो वो उसको सरवाइव कर पाए, ठीक है। तो जो सुटेबल ऑयस्टर्स हैं बेटा हम उसको ना रफ सरफेस के ऊपर रखते हैं 6 से 7 महीने के लिए, और उसको हम मतलब वहाँ उस टेम्परेचर के अंदर एक्लिमेटाइज होने देते हैं, ठीक है, और टाइम टू टाइम हम उसे क्लीन भी करते रहते हैं। उसके बाद बेटा हम क्या करते हैं, उन ऑयस्टर्स को ऑपरेशन के लिए रेडी करते हैं। पहले हमने उन्हें कलेक्ट करके हमने उसको एक्लिमेटाइज कराया। अब हम उन ऑयस्टर्स को ऑपरेशन के लिए रेडी कर रहे हैं। ऑपरेशन के लिए रेडी करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, उनको सिंपल हम ना उसको एक ऑपरेशनल शॉक देते हैं, ठीक है। अब ऑयस्टर इस तरीके से क्लोज था, अगर हम उसको 2 घंटे तक ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में रखेंगे ना तो वो थोड़ा सा ऐसे ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही ये ओपन होगा ना, हम इसके अंदर एक बैम्बू की स्टिक डाल देंगे ताकि ये क्लोज ना हो सके और हमें एक ओपनिंग मिल जाए ऑपरेशन करने के लिए, ठीक है। तो हमने अब इसको ऑपरेशन करके रेडी कर दिया, हमारा फर्स्ट स्टेप इज़ ओवर। अब हम क्या करेंगे, हमें ना बेटा एक चाहिए ग्राफ्ट टिश्यू, जो ये मोलस्क्स हैं इसका यहाँ पे ये हमें ये वाला टिश्यू चाहिए, क्योंकि यही टिश्यू ऐसे सिक्रीशन क्रिएट करेगा जिससे आपका मोती बनता चला जाएगा, ठीक है। तो इसको जो हम टिश्यू इससे हमें जो टिश्यू बनवाना है ना, इस टिश्यू को सबसे पहले हम रेडी करेंगे, इसको हम बोलते हैं ग्राफ्ट टिश्यू, ठीक है। इस स्टेप को बहुत ही केयर और ध्यान से करना पड़ता है। हम इसमें क्या करते हैं, हम मेंटल एज से हेल्दी ऑयस्टर का एक टिश्यू लेते हैं, उसको 7 से 7.5 सेंटीमीटर काटते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसका और छोटा पार्ट निकालते हैं, 2 से 2 इंटू 3 सेंटीमीटर की उसकी डायमेंशंस होनी चाहिए। फिर हम उसमें से और छोटा पार्ट निकालते हैं जिसके अंदर 2 to 3 mm डायमीटर हो और 2 to 5 mm माइक्रोमीटर उसकी थिकनेस हो। और इस ग्राफ्ट टिश्यू को हम समुद्र के पानी में 20 मिनट तक रख देते हैं ताकि ये टिश्यू ख़राब ना हो, ठीक है। तो हमारा सेकंड स्टेप इज़ रेडी कि हमने क्या किया, हमने इस टिश्यू को रेडी किया जिससे आपका ये पर्ल की सैक बननी स्टार्ट हो गई। लेकिन ये जिस चीज़ के अराउंड होती है ना, उस चीज़ को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। अब हमें करना है न्यूक्लियस को रेडी। तो उसके लिए आप क्या करते हो, आपको न्यूक्लियस इंसर्शन के लिए ऑपरेशन करना पड़ता है, जिसके अंदर आप क्या करते हो कि आप ना जो ये ग्राफ्ट टिश्यू है ना, आपका अभी तक ना ऑयस्टर इस तरीके से खुला था, राइट। अब आप ना इस ओपनिंग के थ्रू इस ग्राफ्ट टिश्यू को इंसर्ट करते हो जहाँ पर आपको कराना होता है, ठीक है।
अब जैसे ही आप इस ग्राफ्ट टिश्यू को इंसर्ट करते हो ना बेटा, ये ग्राफ्ट जो आपका न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस ये माना जाता है कि कैल्शियम का होगा, उतनी अच्छी थिकनेस देगा, उतना मोटा आपका मोती निकल कर आएगा। ठीक है, तो इट इज़ सपोज्ड कि कैलकेरियस न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी के होते हैं, क्योंकि उसमें ना एक सब्सटेंस निकालते हैं नेक्रे। ठीक है, और जब नेक्रे जितना अच्छा रिलीज होगा उतनी मोटा आपका पर्ल बनेगा, और 2 से 7 mm डायमीटर जिन पर्ल्स का होता है ना, उनको गुड बेस्टेस्ट क्वालिटी का माना जाता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने सबसे पहले ऑयस्टर को रेडी किया, उस ऑयस्टर के अंदर आपने ग्राफ्ट टिश्यू को इंसर्ट किया। ठीक है, फिर आपने उसके अंदर न्यूक्लियस जो कैल्शियम का बना हुआ था उसको भी इम्प्लांट कर दिया। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, एपिथेलियल टिश्यू ना एक सब्सटेंस रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं नेक्रे। ठीक है, इसने नेक्रे प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से इस न्यूक्लियस के अराउंड एक कोटिंग बनती चली गई और ये कोटिंग कंप्लीट हो गई। ठीक है, जब ये कोटिंग आपकी अच्छी मोटी हो जाए, यानी 2 से 7 mm की हो जाए, तब आपका पर्ल रेडी हो जाता है हार्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने ऑयस्टर के अंदर पहले आपने ग्राफ्टेड टिश्यू डाला, फिर आपने न्यूक्लियस डाला। इस ग्राफ्टेड टिश्यू के एपिथेलियल सेल्स ने एक सब्सटेंस रिलीज किया नेक्रे ना आपका एक पर्ल सेक बनाता चला जाएगा इस इम्प्लांट के ऊपर, और जैसे ये पर्ल सेक अपनी डिज़ायर्ड थिकनेस ले लेगा, आप इसको हार्वेस्ट कर दोगे। ठीक है, ठीक है, तो पर्ल फॉर्मेशन कैसे होगी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आप ऑपरेशन करने के बाद ना इन ऑयस्टर्स को 7 दिन तक एक नायलॉन के बॉक्स के अंदर बंद कर देते हो, ताकि इनकी अच्छे से नेक्रे फॉर्मेशन इसके अंदर होती चली जाए, और इस स्टेप को हम बोलते हैं पोस्ट ऑपरेशनल रियरिंग। ठीक है, जो ये रियरिंग केज होता है ना, जिस बॉक्स के अंदर रखा होता है, ये बैम्बू बास्केट का बना हुआ होता है, और पूरी पर्ल फॉर्मेशन की प्रोसेस टेक्स 18 से 20 मिनट। ये पतला सा सैक बनने में 18 से 20 मिनट लगेगा। और जब फिर आप इसको ना समुंदर के पानी के अंदर, रब सरफेस के अंदर छोड़े रखते हो, और जब इस अप्रॉक्सीमेटली 18 महीने के बाद जब इन पर्ल्स की थिकनेस 2 से 3 mm की हो जाती है ना, तो आप इसको हार्वेस्ट कर लेते हो और कमर्शियली आप बेच सकते हो। यानी आप यहाँ से आप हिसाब लगा सकते हो कि एक मोती को बनने में मिनिमम 1.5 साल लगता है, मिनिमम बोल रही हूँ मैं। इट कैन टेक, और इससे पहले की प्रोसेसिंग, सिलेक्शन करना, पकड़ कर लाना, इट कैन टेक अप टू 2 to 3 months। यानी पर्ल्स 2 साल में जाके बनते हैं, इसीलिए इसकी ये इतने एक्सपेंसिव होते हैं और इसकी एक मार्केट वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये थी बेटा आपके पर्ल फॉर्मेशन की प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टिल इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। कीप वॉचिंग, थैंक यू।